नमस्कार, मैं विवेक इटर्नल एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूं। हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सीरीज लेकर चल रहे हैं। उसका ये 6वां भाग है। इसके साथ ही जियोग्राफी और साइंस की सीरीज चल रही है, पॉलिटी हिंदी की सीरीज चल रही है। उन सबको भी फॉलो करते रहिए। एग्ज़ाम में आपके मार्क्स जितने आने थे उससे ज़रूर बढ़ जाएंगे और 90% प्रश्न आपको हमारी सीरीज़ से ही मिलेंगे, जो जीएस के सेक्शन के हैं, जिसमें रीजनिंग और मैथ को छोड़कर अभी उनकी भी सीरीज शुरू होने वाली है। उनके मतलब जीएस का जो पोर्शन आपका दिया हुआ है, जीएस के जितने भी हैं, तो उसमें आपको 90% प्रश्न हम हमारी सीरीज से आपको मिलेंगे। मैं इस वीडियो में भारतीय इतिहास, अर्थव्यवस्था, जनरल इंग्लिश, सामान्य जागरूकता के बारे में बात करूँगा। तो हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कालीबंगन का अर्थ क्या है? कालीबंगन का क्या अर्थ है? काली गाय, काला कुत्ता, काला वृक्ष, काली चूड़ियाँ। इन सब में से कालीबंगन का अर्थ की पूछा गया है। तो सही उत्तर जो आपका है, गाय नहीं है, कुत्ता नहीं है, वृक्ष नहीं है, काली चूड़ियाँ कालीबंगन का अर्थ है। अब कालीबंगन मिला कहाँ से था? ये राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले में एक प्राचीन स्थल है और सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ से कई सारे अवशेष मिले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा, तकरीबन 90% लोग इसके बारे में जानते होंगे। वीर या योद्धा, ये नहीं है। श्रेष्ठ या कुलीन को आर्य कहा जाता था। यज्ञकर्ता नहीं है, विद्वान नहीं है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं। आर्य, श्रेष्ठ या कुलीन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? यहाँ पे भिक्षुणी होना चाहिए था। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो सबसे पहले किस स्त्री ने जैन भिक्षुणी बनी थी, तो उनके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं प्रियदर्शिनी, चंपा, चांदनी या त्रिशला। अब चांदनी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है इनसे। प्रियदर्शिनी इनकी पुत्री को कहा जाता है। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। माता का नाम त्रिशला था। और ये जो चंपा थी, ये पहली जैन भिक्षुणी बनी थी। ये चंपा कौन थी? दधिवाहन एक राजा थे, दधिवाहन, उनकी ये पुत्री थी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जो थे उनके, वो किस भाषा में दिए हैं? उस समय की आम जनभाषा में दिए हुए थे। उस समय की आम जनभाषा थी क्या? ऑप्शंस हैं प्राकृत, संस्कृत, पाली या हिंदी। हिंदी तो उस समय नहीं थी। प्राकृत और पहले था, संस्कृत पहले था, फिर प्राकृत, पाली। और ये जो पाली था, उस समय जो आम जनभाषा थी वो पाली थी, और इन्होंने आम जनभाषा में ही अपने उपदेशों को दिया था। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? मतलब अशोक के अभिलेखों को आप कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। इनके शिलालेख थे, जो थे शिलालेख। दूसरा कौन सा था? स्तंभ लेख, जो स्तंभ थे, स्तंभ लेख। और तीसरा क्या था? गुहा लेख। गुफाओं में भी लेख लिखाए जाते थे राजाओं के द्वारा, तो उसको गुहा लेख कहते हैं। शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहा लेख, 3 भागों में। तो सही उत्तर क्या है? 3। आगे बढ़ते हैं। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। अब इस पे ध्यान दीजिए, कीवर्ड गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता जो है, इसका लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो ऑप्शंस हैं तीसरी, चौथी, 5वीं या 6वीं। कौन सी पंचवर्षीय योजना का ये वो था? तो सही उत्तर जो है, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अब पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जो अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में आपके टॉपिक्स हैं, उनमें पंचवर्षीय योजना का भी उल्लेख है, तो उससे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो आपको पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य और सफल या असफल इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मैं प्रश्नों के माध्यम से इसको पूरा कर दूंगा तो आपको याद हो जाएगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू हुई थी? 2014 में,
2015 में, 2016 में या 2017 में? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में पूछ रहा है। जीवन ज्योति योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में। इसमें क्या है? ये जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें क्या था आपका कि स्वाभाविक एवं दुर्घटना में अंशदान जो मिलेगा आपको 2 लाख रुपए। आते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो इसमें जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2017 में। ये कब शुरू की गई थी? 2015 में इसको शुरू किया गया था। इसमें 330 रुपये का आप अंशदान देंगे तो स्वाभाविक रूप से दुर्घटना जो भी हो जाती है, मृत्यु आपकी हो जाती है, स्वाभाविक दुर्घटना या मृत्यु में 2 लाख रुपए आपको सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 1991 में आर्थिक सुधार नीति के दौरान प्रधानमंत्री कौन था? 1991 की बात हो रही है और 1991 का नाम सुनते ही आपको वित्त के मामले में कोई भी चीज़ पूछा जाता है तो सबसे पहला नाम किसका आता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। वो वित्त मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी बाद में हुए थे। इस बात को आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री जो थे श्री नरसिम्हा राव जी थे। लेकिन इसका जो आर्थिक सुधार नई एक लागू की गई थी, शुरुआत जो हुई थी और जो उसका प्लान बना था, वो राजीव गांधी जी की प्रधानमंत्री 1985 के दौरान लागू किया गया छोटे से। लेकिन 1991 से बदलाव आया इसमें। 1991 में जो नीति डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रस्तुत किया था उसने भारत की आर्थिक तकदीर को बदल के रख दिया। उसके बाद से हम एक डेवलप करते चले गए और आज भी उसमें आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला डिजिटल केंद्रीय बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? यहाँ देखिए, पहली बार डिजिटल केंद्रीय बजट को डिजिटल रूप में प्रेजेंट किया गया। ये कब किया गया था? ऑप्शंस हैं 2020, 21, 22 या 23। तो जब ये डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया था तो वो कौन सा ईयर था? वो 2021 का ईयर था। उसके क्या थे? मेन 6 पिलर बनाए गए थे। एक भौतिक वित्तीय पूंजी था, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास था, मानव पूंजी को पुनर्जीवित करना था, नवाचार एवं अनुसंधान था। इस तरीके से 6 पिलर बनाए गए थे उसमें। तो ये आपको ये याद रखना है, पहली बार जो भी चीज़ें पहली बार होती हैं उन पे आपको विशेष ध्यान देना रहता है, क्योंकि पहली बार वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? इसको ध्यान दीजिए, किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? 101, 2, 3 या 4? तो आपको सही उत्तर बताना है। इसमें सही उत्तर है 101वें। ये 101वें संविधान ये संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। और 122वें जो था संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा इसको लागू किया गया था 2016 में। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ें पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे पूर्वी पड़ोसी देश, भारत के सबसे पूर्व में जो देश है भारत का पड़ोसी, उसका नाम पूछा गया है। तो भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार। अब जो यहाँ पे ये चीज़ें, ये भारत का ये जो एरिया है, अब भूटान आपका यहाँ पे पड़ता है। अब ये देखिए, अभी यहाँ भारत ख़त्म नहीं हुआ है तो ये उसके पूर्व में तो हो नहीं सकता। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश का इलाका ये है आपका, बांग्लादेश का इलाका यहाँ पे है, तो बांग्लादेश भी पूर्वी में नहीं आएगा। नेपाल तो इससे और पहले है, नेपाल का इलाका यहाँ पे है। अब ये नेपाल भी नहीं है, पूर्व में एकदम नहीं आएगा। ये इसको क्या कहा जाएगा? भारत के उत्तर में, उत्तर पूर्व में आप कह सकते हैं, क्योंकि ये बीच में पड़ेगा। और उसके बाद क्या बचा? ये जो म्यांमार का इलाका है, म्यांमार वाला इलाका, तो ये क्या है आपका?
ये पूर्व में पड़ता है, भारत से एकदम सटा हुआ है। पहले भारत में ही था, यहाँ तक भारत था पूरा, लेकिन बाद में धीरे धीरे अलग होते गए। उधर से अफ़गानिस्तान से लेके आगे तक था भारत, तो भारत का क्षेत्र काफ़ी बड़ा था। अब जो बचा हुआ है इसमें म्यांमार अलग हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब भारत के ही अंग थे। आगे बढ़ते हैं। निम्न देशों में से किस में यूरो नहीं चलता है? तो अब करेंसी से आगे मुद्रा के बारे में पूछा जाएगा आपसे, मुद्रा का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, इसके जीएस में। तो ये याद रखिएगा, यूरो इसमें किस में नहीं चलता है ये पूछा गया है। तो ऑस्ट्रिया में यूरो चलता है, बेल्जियम में यूरो चलता है। अच्छा, ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग दिए गए हैं, आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑस्ट्रिया में चलता है, बेल्जियम में यूरो चलता है और नीदरलैंड में यूरो चलता है। सर्बिया जो है, सर्बिया में यूरो नहीं चलता। सर्बिया में क्या चलता है? सर्बियन दीनार। ये दीनार, सर्बियन दीनार चलता है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये सर्बिया वाला पूछा जाता है ज़्यादा, ये कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए आपको याद रखना है इसको। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल है? 8 डिग्री है, 9 डिग्री है, 10 डिग्री है या 11 डिग्री है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल है वो 9 डिग्री चैनल है आपका। और जो मिनिकॉय और क्या कहते हैं मालदीव के बीच में है वो कौन सा है? वो 8 डिग्री वाला चैनल है। तो इसको याद रखेंगे। सही ऑप्शन इस प्रश्न का क्या है? 9 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। नई संसद भवन में कार्यवाही कब से शुरू हुई? अभी नई संसद भवन जो बनी है इसका उद्घाटन कब हुआ था? 28 मई को। ये आपको याद रखना है। उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री जी ने। ये आपको याद रखना है। और आपको ये याद रखना है कि इसमें कार्रवाई कब से शुरू हुई थी? तो कार्रवाई 19 सितंबर को शुरू की गई थी। उसी दिन गणेश चतुर्थी थी, तो श्री गणेश चतुर्थी के दिन ही 19 सितंबर को इसकी कार्रवाई शुरू हुई। तो इस बात को, पहली बार वाली हर चीज़ें पे आपको ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है। पहली बार वाली चीज़ें ज़रूर एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपके सिलेबस में है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। ये ऑप्शंस 22 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल, 22 जुलाई, मतलब तारीख तो फिक्स है कि 22 तारीख को था। अब ऑप्शंस है मार्च में है कि मई में है या अप्रैल में है या जुलाई में है। तो सही ऑप्शन जो आपका है वो तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हो गया। लेकिन 22 मार्च को क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए। 22 मई को क्या था ये भी पता होना चाहिए। अब 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को क्या मनाया जाता है आपका? जैव विविधता। इसको भी याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? महानिदेशक कौन है? तो इस समय जो इसकी महानिदेशक हैं वो एनगोजी ओकोंजो इवोला कहिए या इवियाला कहिए, जो भी इनका नाम। तो इस समय चेयरमैन ये हैं। इनकी प्रतिद्वंदी ये थी यू म्यूंग ही, साउथ कोरिया से थी ये। तो लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने ये उसकी रेस से हट गई थी पहले ही, तो इनको बनाया गया। अब टेड्रोस एडनहाम किसके चेयरमैन हैं? WHO को, WHO की महानिदेशक। और उप महानिदेशक कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। द सरपेंट एंड द रोप किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? पुस्तक से आपको एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए पुस्तक को आपको याद रखना है। ऑप्शंस इसमें है माधवराव, राजा राव, मुल्कराज, कृष्णामाचारी। तो माधवराव नहीं है, मुल्कराज नहीं है, मुल्कराज आनंद इनका नाम है, नहीं है, कृष्णामाचारी नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा राव। तो आपको ये याद रखना है। और ये प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। सरपेंट एंड द रोप जो इन्होंने लिखी थी, इनके बारे में ये भी याद रखिएगा कि इन्हें को इंग्लिश भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है इसी के लिए 1964 में। इस बात को आप याद रखेंगे। 1960 में ये प्रकाशित हुई थी।
पुस्तक इनकी। अब ये इतना डिटेल में तो नहीं पूछा जाएगा इस पेट के एग्ज़ाम में, लेकिन आपको याद होना चाहिए, बाकी एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे। जंतर मंतर जो जयपुर में है, इसको राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया था? अब ये टफ क्वेश्चन है तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो स्मारकों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया था? 47 में, 48 में, 49 में या 50 में? ऑप्शंस काफ़ी क्लोज दिए गए हैं जिससे कि कंफ्यूजिंग हो जाए आपके लिए। तो 47 में नहीं था, 49 में नहीं था, 50 में नहीं था। सही ऑप्शन इसका क्या है? 1948। और ये बनवाया कब गया था? 1634 में। किसने बनवाया था? जय सिंह द्वितीय ने, राजा जय सिंह द्वितीय ने। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? अनुसंधान संस्थान से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपको। बेंगलुरु में नहीं है, विशाखापत्तनम में नहीं है, चेन्नई में नहीं है, कहाँ पे है ये स्थित? हैदराबाद में स्थित है तिलहन अनुसंधान केंद्रीय, याद रखिएगा। टेबल टेनिस का जन्मदाता कौन सा देश है? हालांकि आपको टेबल टेनिस का नाम सुनते ही यहाँ एशियन कंट्रीज का नाम, एशियन जो कंट्रीज हैं वो टेबल टेनिस में बहुत आगे हैं। चीन, मलेशिया, सिंगापुर, तो ये सब जो देश हैं ये सब टेबल टेनिस में बहुत आगे हैं। भारत भी अब टेबल टेनिस के, भारत के खिलाड़ी जो हैं वो चमकने लगे हैं और विश्व स्तर पर अपना प्रदर्शन करने लगे हैं। भारत के खिलाड़ियों का भी प्रदर्शन पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है टेबल टेनिस में। और आपने इनकी खिलाड़ी, एक महिला खिलाड़ी का नाम आपको ज़्यादा देखने को मिलता होगा, मनिका बत्रा। तो ये पूछा गया है, ये चीन इसका जन्मदाता है या भारत है या इंग्लैंड है कि अमेरिका है? तो टेबल टेनिस का जन्मदाता जो है वो इंग्लैंड ही है। क्रिकेट का भी इंग्लैंड है, फुटबॉल का भी इंग्लैंड है। ये मुख्य खेल हैं, इनको याद रखिएगा। अब ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस, नेशनल टेबल टेनिस जो है, इसका एसोसिएशन कब बना था? ये याद रखिए 1926 में। और पहला इसका वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो खेला गया था वो 1927 में। और ये हर 2 साल में इसका वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप रखी जाती है, तो उसको भी याद रखिएगा। ये कुछ जुड़ी हुई इससे बातें थी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 5 प्रश्न अंग्रेजी के जो पूछे जाएंगे आपसे। तो लेकिन उसमें एक पैसेज से आपको 3 प्रश्न पूछा जाएगा और 2 प्रश्न उसमें एंटोनिम और सिनोनिम के होंगे। तो आप एंटोनिम और सिनोनिम के लिए एकदम तैयार रहिए। अब पैसेज इसलिए नहीं शामिल किया गया है कि पैसेज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसमें, उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। विच वन इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ डिप्लोमेट? डिप्लोमेट का समानार्थी कौन सा नहीं है? नॉट लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ना है। नेगोशिएटर है, मॉडरेटर है और मीडिएटर है। ये तीनों डिप्लोमेट के समानार्थी हैं। लेकिन मीन जो है ये मीन नहीं है। मीन का मतलब अर्थ हो गया, या अर्थ में ले लीजिए, या माध्य में ले लीजिए, या औसत में भी ले सकते हैं। तो मीन के कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन उसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ एफिशिएंट? यहाँ पे नॉट से प्रश्न इसलिए सेट किया गया है जिससे आपको उसके और सिनोनिम याद हो जाएं। जैसे अभी एफिशिएंट वर्ड है तो इसमें एक नहीं है, बाकी 3 हैं, तो एक के साथ आपका 3 तैयार हो जाएगा, इसलिए इस तरीके से रखा गया है। अब एफिशिएंट का कौन सा नहीं है? कैपेबल है, प्रोफिशिएंट है एकदम, और कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट मतलब जो इसके साथ मैच करता रहे, एफिशिएंट हो। होली जो है, होली का मतलब क्या होता है? जैसे मूर्खता टाइप की चीज़ें जो होती हैं, मूर्खता, तो उससे जुड़ा हुआ होता है होली। आगे बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट अ, अब यहाँ देखिए, नॉट अ सिनोनिम ऑफ एक्सेस। एक्सेस मतलब ज़्यादा, किसी चीज़ के एक्सेस हो जाना, ज़्यादा हो जाना। एक्स्ट्रावेगेंस, हाँ सिनोनिम है। और इसमें जो लेफ्ट ओवर है ये भी एक्सेस देता है। सरप्लस, ज़्यादा हो गया, ये भी एक्सेस है। ये जो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक चीज़ें। जैसे कहते हैं ना ऑथेंटिक आदमी या ऑथेंटिक चीज़ है, तो प्रमाणिक चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम आ गया।
एंटोनिम ऑफ ट्रूस, ट्रूस मतलब शांति, ये शांति से हो गया, तो पीस शांति। काम जो है ये काम मतलब भी शांत होता है। कैनी, ये जो कैन मतलब जो नटखट और जो उसे चोर टाइप के लोग होते हैं तो वो कैनी में आते हैं। तो इसका जो ट्रू साइड शांति का क्या हो जाएगा, युद्ध, बैटल, लड़ाई, शांति का विलोम लड़ाई। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम ऑफ डर्थ, डर्थ क्या होता है, अकाल, सूखा। तो इसका क्या होगा, अब आप जानते हैं, बर्थ नहीं, कारण नहीं, डाउट संदेह नहीं, ये क्या है, सरफीट। सरफीट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। अब यहाँ सूखा है, कुछ नहीं है, कम ही है, और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, आधिक्य हो गया, किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाना, तो वो किसी चीज़ की अधिकता हो जाना तो वो सरफीट में आ जाएगा। तो ये इसका एंटोनिम है। हो गए आज के 25 क्वेश्चंस। 25 प्रश्न थे, जिसमें से 5 आपके हिस्ट्री से थे और 5 आपके इकोनॉमी से थे, 5 जो है जनरल इंग्लिश से थे, 15 हो गए, और 10 जो थे आपके जीएस जनरल नॉलेज से थे, जीके सेक्शन से। तो 25 क्वेश्चन, हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस रहते हैं। आप इन वीडियो को फॉलो कर लीजिए, आप 90% प्रश्नों को यहीं से पाएंगे, आपको कहीं और भटकने और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा और दिया जा रहा है। इसके साथ में जो पैरेलल में चल रहा है उसको भी आप देखते रहिए, जियोग्राफी और साइंस का भी पढ़ते रहिए, और हिंदी और पॉलिटी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी रोहित सर द्वारा पढ़ते रहिए। जियोग्राफी भी आप आदर सर से पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम में मार्क्स ज़रूर इस बार सबसे ज़्यादा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।